जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल के चौथे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल का तीसरा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने विद्युत चैप्टर के प्रतिरोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग विद्युत चैप्टर के जो आगे के टॉपिक हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग अगले सेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी आपका फॉर्मूला है उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्लासेस की। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूला की, तो आप सभी अगर डे 1 से इस सेशन में जुड़े हुए हैं तो अभी तक हम लोगों ने किस किस फार्मूला को एक्सप्लेन कर लिया है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग फार्मूला की बात करें तो अभी तक हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले आवेश को डिस्कस किए थे, यानी कि आवेश का फार्मूला क्या होता है ये चीज मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ आवेश के बाद हम लोगों ने किसको डिस्कस करा, आप सभी कहेंगे गुरुजी धारा की बात करा था हम लोगों ने। और फिर हम लोगों ने किसको डिस्कस करा, तो आप कहेंगे कि सर हम लोगों ने विभव या विभवांतर की बात करा था। विभव या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। साथ ही मेरे मित्र इसके बाद हम लोगों ने किसको डिस्कस करा था, तो आप कहेंगे गुरुजी इसके बाद हम लोगों ने विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में डिस्कस करा था, यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है इसको पढ़ा था। और मेरे मित्र विद्युत स्थितिज फॉर्मूला को पढ़ने के बाद हम लोगों ने ओम के नियम को डिस्कस करा था, यानी कि ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, उसको कंप्लीट करा था। और फिर हम लोगों ने मेरे मित्र ओम के नियम के बाद प्रतिरोध को समझा था। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि प्रतिरोध को समझने के साथ साथ हम लोगों ने प्रतिरोधों के संयोजन का क्या फॉर्मूला होता है, इसको भी डिस्कस करा था। ठीक है, और साथ ही हम लोगों ने प्रतिरोधकता को भी एक्सप्लेन करा था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो अभी तक अगर हम लोग बात करें अपने इस चैप्टर में महत्वपूर्ण टॉपिक के फॉर्मूला की, तो सर आवेश, धारा, विभव या विभवांतर, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ओम के नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोध के संयोजन और प्रतिरोधकता, इन सभी का फॉर्मूला हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है। और कहीं ना कहीं इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो थे उसको भी सॉल्व कर लिया है। ध्यान में रखेंगे कि प्रतिरोध और प्रतिरोध के संयोजन से कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके बाद जो आपको महत्वपूर्ण फॉर्मूला डिस्कस करना है वो क्या है, तो सर अब आपको इस सेशन में डिस्कस करना है महत्वपूर्ण फॉर्मूला के रूप में सर विद्युत ऊर्जा को। ठीक है, और साथ ही साथ किसको डिस्कस करना है, तो सर विद्युतीय शक्ति को एक्सप्लेन करना है, यानी कि विद्युतीय शक्ति के फॉर्मूला को आपको समझना है। मतलब ये आपका दो मेन टॉपिक है अब जो बचा हुआ था, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया था, जो कि आपका आज के इस सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए पहले हम लोग डिस्कस किसको कर लेते हैं, तो सर विद्युतीय ऊर्जा को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सभी हेडिंग लगा लेंगे सर विद्युतीय ऊर्जा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग विद्युतीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कौन से ऊर्जा की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के चलते जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा की बात करेंगे। यानी कि सीधे सीधे अगर हम लोग बोलें तो हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे हम लोग का टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इस पोर्शन से आपके एग्जाम में कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही साथ एक आध दो जो है आपका वो थियोरिटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आप सबों को परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस कीजिएगा, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगा। मेरे मित्र अगर हम सरल शब्दों में हम आपसे ये कहें कि मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है, ये भी आपका क्या है, कोई चालक तार है, और इससे क्या हो रही है, तो सर आई धारा प्रवाहित हो रही है और इस चालक तार की जो प्रतिरोधकता है वो कितनी है, आर है।
और ये जो I धारा प्रवाहित हो रही है वो कितने समय तक हो रही है? तो सर T समय तक हो रही है। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के अनुसार हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो विद्युतीय उष्मा रिलीज होगी वो H इक्वल टू I स्क्वायर RT के रूप में होगी। मतलब क्या कि अगर कोई चालक तार हो और उसकी प्रतिरोध 4 हो, सॉरी प्रतिरोध 4 कह रहे हैं, प्रतिरोध उसका R हो और साथ ही साथ उससे I धारा T समय तक प्रवाहित हो रहा हो, तो सर जो I धारा प्रवाहित होने से उष्मा रिलीज होगा वो क्या कहलाएगा? तो सर I स्क्वायर RT कहलाएगा। सिंपली मेरे मित्र विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार का गर्म हो जाना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है। क्या कहते हैं कि सर किसी चालक तार से धारा प्रवाहित करने पर जो चालक तार गर्म हो जाता है वो क्या कहलाता है? तो सर विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है। या सिंपली इसको और इजी वे में हम लोग आसानी से ये भी कह सकते हैं कि विद्युत के चलते जो उष्मा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। मेरे मित्र आप सबों ने बचपन से इस चीज को याद करा है कि जो उष्मा होती है वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है, और चूंकि यहाँ पे जो उष्मा उत्पन्न हो रही है वो विद्युत डालने से हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के चलते उत्पन्न हो रही है मेरे मित्र। इसीलिए हम लोग जो विद्युत के चलते उष्मा उत्पन्न होती है उसको विद्युत ऊर्जा के रूप में भी देखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में भी देखते हैं। अब आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी क्या ये जो इक्वेशन है ये सीधे आ गया? मेरे मित्र ये सीधे नहीं आता है, थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको इस इक्वेशन को लाने के लिए, यानी कि इस डेरिवेशन को लाने के लिए थोड़ा सा बेसिक लेवल से उठ करके हायर लेवल पे सोचना होगा। कैसे सोचेंगे? तो मेरे मित्र हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक सर्किट बना रहे हैं, यहाँ पे हम एक सर्किट बना रहे हैं और ध्यान में रखेंगे ये हमारा कोई PQ चालक तार है, ये हमारा क्या है? कोई PQ चालक तार है। ध्यान दीजिएगा कि इसको हम क्या कर रहे हैं सर, एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, साथ में यहाँ पे स्विच भी लगा दे रहे हैं और साथ ही साथ एमीटर भी लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमने क्या करा? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी PQ के बीच तो कुछ ना कुछ विभवांतर भी होगी। बिल्कुल, तो चला जी इसको लीजिए, हम एक वोल्ट मीटर से भी कनेक्ट कर दे रहे हैं और यहाँ पे ये आपका एमीटर है तो सर इसको भी कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब ये आपका क्या हो गया सर? एक परिपथ हमारा तैयार हो गया। अब इसको आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, आपने बेसिक में ये समझ लिया कि सर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो चालक तार गर्म हो जाएगा जो कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाएगा। या सिंपली जो विद्युत के चलते उष्मा उत्पन्न होती है वो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है, जिसकी खोज जूल नामक वैज्ञानिक ने करा था। नाउ द पॉइंट इज दैट सर हम लोग ये सीधे H इक्वल टू I स्क्वायर RT पे जो चले आते हैं तो ये H इक्वल टू I स्क्वायर RT आता कैसे है? यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि इससे I धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी प्रतिरोध R है, T समय तक हो रही है, तो आपको ये डेरिवेशन याद था तो आपने लिख दिया। लेकिन मेरे मित्र अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे। अगर हम आपको यहाँ पे ये बोलें कि इस चालक तार से I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या आप सभी सहमत होंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल सहमत होंगे। मेरे मित्र हम आपको ये कह रहे हैं कि ये जो I धारा प्रवाहित हो रही है, ये जो I धारा प्रवाहित हो रही है ये जब P से Q तक आ रही होगी, P से Q तक आ रही होगी तो सर इसको मान लीजिए कि P से Q तक आने में T समय लगा। P से Q तक आने में कितना समय लगा? T समय लगा। तो अगर हम आपसे ये कहें, अगर हम आपसे ये कहें कि P से Q तक जाने में, P से Q तक जाने में या P से Q तक आवेश की कितनी मात्रा प्रवाहित हो रही है तो आप सभी का जवाब क्या होगा? जरा सा अपने माइंड में सोचिए। अगर हम आपको ये बोलें, अगर हम आपको ये बोलें कि P से Q तक, ध्यान देंगे PQ इंडिकेट है वहां पे, कि P से Q तक जाने में, P से Q तक जाने में या P से Q तक प्रवाहित आवेश की मात्रा, P से Q तक प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी? P से Q तक प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी? आप सभी ने सोच लिया, बहुत सारे मित्र सोच लिए होंगे और कुछ मित्र यहाँ पे सोच ही रहे होंगे कि सर आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे। भाई मेरे आप सबों को मालूम है, आपने पीछे के सेशन में देखा है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल का क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 नहीं देख पाए हैं तो सर प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैं, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने पीछे के सेशन में क्या बताया है कि सर जो Q होता है वो किसके बराबर होता है?
तो आप सभी कहेंगे सर Q इक्वल टू आई टी के बराबर होता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि सर P से Q तक कितनी आवेश प्रवाहित हो रही है, तो हम सभी कहेंगे P से Q तक जो आवेश प्रवाहित हो रही है वो कितना है, IT है। तो क्या हम यहाँ पे P से Q तक प्रवाहित आवेश की मात्रा को Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। और Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे गुरुजी IT लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? IT लिख सकते हैं। मेरे मित्र आप सभी जरा सा हमें ये बताओ कि जब ये आवेश आपका IT P से Q तक जा रहा होगा तो इसको P से Q तक जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, यहाँ पे P से Q तक आवेश को जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे तो प्रतिरोध भी है ना, रेसिस्टेंस भी है ना, तो इसके विरुद्ध तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि P से Q तक जाने में जो यहाँ पे कार्य किया जा रहा होगा वो कार्य का वैल्यू क्या होगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे ना F है ना S है, हम कैसे कार्य निकालेंगे। तो मेरे मित्र मैंने आपको न्यूमेरिकल क्लास के पहले सेशन में बताया है क्या कि अगर हम लोग बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर की, तो ये जो विभवांतर होता है ये क्या होता है। तो आप सभी कहते हैं कि सर उस दोनों बिंदु के बीच आवेश को हस्तांतरित करने में किया गया कार्य होता है और आवेश की मात्रा का जो अनुपात होता है वही विभवांतर होता है। चला जी, आप सभी को क्या मैं V इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू नहीं बताया हूं? V इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू नहीं बताया हूं? अब कहेंगे सर आपने तो बताया है। तो मेरे मित्र W इक्वल टू हम यहाँ पे भी क्यू नहीं लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही तो है आपका कार्य। W क्या है यहाँ पे? तो गुरुजी कार्य है, और कार्य और आवेश का अनुपात क्या होता है? विभवांतर या विभव होता है। तो भाई मेरे अगर आपसे ये कहा जाए कि P से Q तक ये जो आपका आवेश प्रवाहित हो रहा है, इस आवेश को प्रवाहित करने में टोटल कार्य कितना करना पड़ा होगा, तो आप कहेंगे सर VQ कार्य करना पड़ रहा होगा। कितना सर? VQ कार्य करना पड़ा होगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या? कि P से Q तक आवेश प्रवाहित करने में या P से Q तक आवेश के जाने में किया गया कार्य, तो आप सभी क्या कहिएगा मेरे मित्र? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वी कैन राइट एज W इक्वल टू VQ। हम लोग क्या लिख सकते हैं? W इक्वल टू VQ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर कुछ ना कुछ तो विभवांतर होगा ही इसका, और साथ ही साथ आवेश को ले जाया जा रहा है। तो चूंकि विभवांतर कार्य और आवेश का अनुपात है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट W इक्वल्स टू VQ। अब मेरे मित्र आप सभी फोकस करेंगे कि अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और अगर हम इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहोगे? इसको हम मिटा देते हैं। चला जी, आप सभी यहाँ पे क्या कहोगे कि गुरुजी यहाँ जो Q का मान है, यहाँ जो Q लिखा हुआ है, इस Q को हम लोग इस IT से रिप्लेस कर सकते हैं। इस Q को क्या कर सकते हैं? IT से रिप्लेस कर सकते हैं। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर समीकरण 1 से समीकरण 2 में Q का मान रखने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 में Q का मान रखने पर क्या कहोगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चूंकि समीकरण हमारा W इक्वल टू VQ है, अब कह रहे हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में Q का मान रखने पर, तो Q का मान कितना? आप कहिएगा IT। तो हम लोग क्या कहेंगे? सर W इक्वल टू VIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W इक्वल टू VIT हो जाएगा। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कहां से? तो आप सबों को मालूम है ओम के नियम से। कहां से? तो सर ओम के नियम से। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। क्या लिख सकते हैं? तो आप सभी कहेंगे कि सर ओम के नियम से हमें मालूम है कि V इक्वल टू क्या होता है? आप कहिएगा सर जी IR होता है। V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो क्या मेरे मित्र हम यहाँ पे ओम के नियम से V के जगह IR पुट कर सकते हैं? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल पुट कर सकते हैं, शौक से पुट कर सकते हैं। तो आप सभी कहेंगे कि चूंकि W इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है हमारा? आप कहिएगा सर VIT लिखा हुआ है, W इक्वल टू VIT। तो हम लोग ओम के नियम से अगर V का वैल्यू रखेंगे तो आप कहेंगे IR इंटू क्या हो जाएगा हमारा? IR इंटू क्या हो जाएगा हमारा? IT। और इसी को हम लोग I² RT के रूप में लिख सकते हैं। I² RT के रूप में लिख सकते हैं।
मेरे मित्र ये क्या है आपका? आप कहेंगे सर ये तो कार्य है, और कार्य करेंगे तो ऊर्जा का क्या होगा? सर हानि तो होगा ही होगा। तो मेरे मित्र कार्य और ऊर्जा को हम लोग सेम टर्म में लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पे W को क्या लिख दें? तो सर W को अगर H लिख दें तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहिएगा I स्क्वायर RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा चला जी? आप सभी कहेंगे H इक्वल टू I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो आप जो बहुत ही सरल शब्दों में ये कहते हैं कि गुरुजी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो चालक तार गर्म हो जाती है, ये विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है, और जो विद्युत धारा का उष्मा का मान होता है वो H इक्वल टू I स्क्वायर RT के रूप में आता है। वो किस तरीके से आता है? तो सर इसी तरीके से आता है। तो मेरे मित्र आप सभी इस चीज को कंठाग्र कर लेंगे कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव में जो उष्मा मिलती है आपको वो कैसे? तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT सर इस तरह से हमें मिलती है। अब आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे बहुत ही कॉमन सा चीज, बहुत ही कॉमन सा चीज। क्या है वो कॉमन सा चीज? कॉमन सा चीज ये है कि ये जो H इक्वल टू I स्क्वायर RT है ये विद्युत के चलते उत्पन्न उष्मा का परिमाण है, या आप कह सकते हो सर ये विद्युतीय ऊर्जा का परिमाण है। जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जाएगी तो आप I स्क्वायर RT बड़े ही शौक से कह सकते हैं। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जूल साहब ने इसके बारे में 3 नियम दिए थे। अब 3 नियम क्या क्या है? तो बड़ा ही सरल सा नियम है, ध्यान देंगे कि H इक्वल टू I स्क्वायर RT है। तो यहां पे जूल साहब ने पहले कंडीशन में ये बताए, जूल साहब ने पहले कंडीशन में ये बताया कि अगर I एवं T, अगर I एवं T को क्या रखा जाए? नियत रखा जाए। I एवं T को क्या रखा जाए? नियत रखा जाए। तो जो हमारा H होगा वो किसके समानुपाती होगा? तो आप सभी याद रखेंगे सर प्रतिरोध के समानुपाती होगा। यानी कि अगर किसी चालक से बहने वाली धारा और जो समय, जितने समय तक धारा प्रवाहित होगी, इस दोनों को हम कांस्टेंट रखें तो प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो विद्युत ऊष्मा का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध घटाएंगे विद्युत ऊष्मा का मान क्या होगा? घटेगा। तो सर जो विद्युत ऊर्जा होती है वो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होगी? आप कहेंगे सर प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे दूसरे कंडीशन में जूल साहब ने क्या बताया? तो सर एक बार उन्होंने I और T को कांस्टेंट रखा, अब दूसरे बार उन्होंने R और T को कांस्टेंट रखा। यानी कि जूल साहब ने बताया कि अगर R एवं T को नियत रखा जाए, R एवं T को नियत रखा जाए, R यानी कि प्रतिरोध और समय को नियत रखा जाए, तो जो विद्युत धारा होगा, सॉरी जो आपका उष्मा होगा वो किसके समानुपाती होगा? तो सर H इक्वल टू I स्क्वायर, यानी कि जो उष्मा रिलीज होगा वो सर विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जब प्रतिरोध और समय नियत होगा तो सर जो उत्पन्न उष्मा होगा वो किसके समानुपाती? तो आप कहेंगे विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये डेरिवेशन तो हमारे माइंड में रहेगा ही रहेगा। हम सभी ये कह सकते हैं कि सर अगर प्रतिरोध और समय नियत हो तो जो उष्मा का परिमाण होगा वो विद्युत धारा के समानुपाती होगा। इसी तरीके से मेरे मित्र जूल साहब ने तीसरे स्टेप में क्या बताया? तो सर जूल साहब तीसरे स्टेप में बताए कि I एवं R नियत हो, यानी कि विद्युत धारा एवं प्रतिरोध नियत हो, विद्युत धारा एवं क्या हो सर? प्रतिरोध नियत हो, तब जो हमारा उष्मा होगा वो किसके समानुपाती होगा? सर T के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? T के समानुपाती होगा। और चलो जी याद रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन है, इसमें से किसी भी स्टेप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब ये कहा जाएगा कि विद्युत धारा और समय नियत है तो जो उत्पन्न उष्मा होगी किसके समानुपाती होगी? प्रतिरोध के समानुपाती होगी। जब प्रतिरोध और समय नियत होगा तो सर जो उत्पन्न उष्मा होगी किसके समानुपाती होगी? सर जो उत्पन्न उष्मा होगी वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगी या विद्युत धारा के समानुपाती होगी। I एवं R नियत होगा, आप कहेंगे सर जो उत्पन्न उष्मा होगी वो T के समानुपाती होगी। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा होती है ये प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती भी होती है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिसेंटली ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे मित्र गलत करके आए थे। अब कहेंगे सर वो कैसे होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चूंकि हम लोग H इक्वल टू क्या कह रहे हैं? सर जी हम लोग H इक्वल टू I स्क्वायर RT कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ध्यान देंगे कि ओम्स लॉ से हम सबों को यह भी तो मालूम है, ओम्स लॉ से हम सबों को यह भी तो मालूम है सर कि जो हमारा I होता है वो किसके बराबर होता है? आप कहते हैं सर जी V बटा R के बराबर होता है। I किसके बराबर होता है? V बटा R के बराबर होता है।
तो मेरे मित्र अगर हम इस इक्वेशन में I इक्वल टू भी बटा आर रख दे तो क्या होगा, बस ध्यान दीजिएगा कि H इक्वल टू हम लोग आई स्क्वायर है, I इक्वल टू भी बटा आर, तो आप कहेंगे सर ये भी बटा आर का स्क्वायर हो जाएगा। लीजिए भी बटा आर का स्क्वायर कर देते हैं इंटू आर इंटू टी। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि सर जी H इक्वल टू हो जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा भी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये स्क्वायर इस आर को खा जाएगा और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी H इक्वल टू ये हो जाएगा भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर विभवांतर को नियत रखा जाए, विभवांतर को नियत रखा जाए तो कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक से क्या होगा सर, ज्यादा ऊष्मा रिलीज होगी। क्यों, क्योंकि सर यहां पे अगर विभवांतर हमारा नियत है, अगर हमारा विभव क्या है कांस्टेंट है, तो सर जो ऊष्मा है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, सर जी प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिरोध बढ़ेगा उस ऊष्मा का मान घट जाएगा, और अगर प्रतिरोध घटेगा तो ऊष्मा का मान क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। मतलब मेरे मित्र हम लोग यहाँ पे अर्थार्थ करके लिख सकते हैं, अर्थार्थ करके लिख सकते हैं कि अगर 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 विभव नियत रखा जाए या अगर विभवांतर को नियत रखा जाए, अगर विभवांतर को नियत रखा जाए, विभवांतर को नियत रखा जाए, विभवांतर को नियत रखा जाए तो कम प्रतिरोध वाले, तो कम प्रतिरोध वाले, तो कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक से, तो कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक से ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे कि जो H इक्वल टू भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी आया है, तो इसमें सीधे सीधे ये इंडिकेट किया जा रहा है कि जो H है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो ऊष्मा घटेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो सर ऊष्मा क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेरे मित्र यहां पे हम सिंपली ये कह सकते हैं ना कि सर एक ही विभवांतर पर अगर एक ज्यादा प्रतिरोधक और एक कम प्रतिरोधक वाला प्रतिरोध को जोड़ा जाए, ध्यान से समझिएगा, एक ही विभवांतर पर, मतलब विभवांतर समान हो, विभवांतर नियत हो, और वहां पे हम दो प्रतिरोध जोड़े, एक हमारा 10 ओम का और दूसरा हमारा 5 ओम का, तो इस दोनों में से किससे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, आप कहेंगे सर 5 ओम से ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध घटेगा तो सर ऊष्मा का मान बढ़ेगा, और आपने यहां पे लिख दिया है कि अर्थात अगर विभवांतर को नियत रखा जाए तो कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक से क्या होगी सर जी, ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी। तो सर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित ये चीजें आप सभी अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे मित्र आप सबों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा कंसेप्ट और रह जाता है, आप सबों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा कंसेप्ट और रह जाता है, वो क्या है, तो वो है सर आपका विद्युत शक्ति। क्या है, विद्युत शक्ति, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। और जिस तरह हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर में कहते हैं कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे भी P इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी कह सकते हैं, क्योंकि कार्य जो होगा वो उष्मा ऊर्जा के रूप में हो रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे P इक्वल टू सीधे सीधे क्या कहेंगे सर, विद्युत ऊर्जा में व्यय की दर को शक्ति कहा जाता है। यानी कि अगर हम P इक्वल टू यहाँ पे विद्युत ऊर्जा, P इक्वल टू हम लोग यहाँ पे विद्युत ऊर्जा बटा समय लिख दें, P इक्वल टू विद्युत ऊर्जा बटा समय लिख दे, तो क्या आपको कोई दिक्कत होगा, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। मेरे मित्र ध्यान देना कि यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के रूप में होगा। तो P इक्वल टू क्या हम आई स्क्वायर आर टी अब बटा टी नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे गुरुजी शौक से लिख सकते हैं। तो भाई मेरे ये टी और टी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, आप कहेंगे सर आई स्क्वायर आर बच गया। मतलब ये हुआ कि सर P इक्वल टू हमारा पहला फॉर्मूला आई स्क्वायर आर हो जाएगा, P इक्वल टू हमारा पहला फॉर्मूला आई स्क्वायर आर हो जाएगा। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में विद्युत धारा और प्रतिरोध दिया हुआ रहे तो आप सर क्या कर सकते हैं, विद्युतीय शक्ति निकाल सकते हैं। मेरे मित्र एक चीज बस यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखना, क्योंकि ओम्स लॉ से आप सबों को मालूम है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि आपका जो आई होता है, जो आई होता है वो किसके बराबर होता है सर जी, भी बटा आर के बराबर होता है, और जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, भी बटा आई के बराबर होता है। और आपके इस इक्वेशन में सर आई और आर दोनों दिए हुए हैं,
इस इक्वेशन में P इक्वल टू आई स्क्वायर, आर में क्या दिया हुआ है सर, आई और आर दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग एक बार आई का मान उसमें रख देते हैं और एक बार आर का मान रख देते हैं, फिर जो वैल्यू आएगा वो हमारा विद्युत शक्ति के लिए अलग फॉर्मूला हो जाएगा। तो मेरे मित्र अगर हम आई इक्वल टू वी बटा आर रखते हैं, अगर हम आई इक्वल टू क्या करते हैं सर, एक बार समीकरण में सर वी बटा आर रखते हैं, तो आप कहेंगे सर P इक्वल टू आई स्क्वायर के जगह हम वी बटा आर का स्क्वायर करेंगे, तो सर ये वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर हो जाएगा और साथ ही साथ ये आर हो जाएगा, ये स्क्वायर इस आर को कैंसिल कर देगा और हम कहेंगे कि सर P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, किसके लिए, तो सर विद्युत शक्ति के लिए। जब आपके क्वेश्चन में विभवांतर और प्रतिरोध दिया हुआ रहे तो आप विद्युत शक्ति P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर से आसानी से निकाल सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम एक बार क्या करें सर, इक्वेशन में आर के जगह पे वी बटा आई रख दें, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, P इक्वल टू आई स्क्वायर हमारा रहेगा ही रहेगा, और आर के जगह हम क्या करेंगे तो सर वी बटा आई, तो सर ये लीजिए वी बटा आई हम कर देते हैं। क्या कहोगे आप कि गुरुजी ये आई इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और हम लोग कहेंगे कि P इक्वल टू क्या हो गया, वी आई हो गया। तो मेरे मित्र पावर इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास 3 आ गए हैं, कौन कौन सा, तो सर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर और P इक्वल टू वी आई। तो जब भी इलेक्ट्रिकल पावर की बात की जाएगी तो आपके माइंड में ये तीनों फॉर्मूला आना चाहिए। ध्यान में रखेंगे कि विद्युत शक्ति के लिए भी यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे वाट ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाट ही लिखेंगे। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद्युत शक्ति का अन्य मात्रक है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, जबकि परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये वाली फॉर्मूला याद है तो आप सभी नहीं कहेंगे कि गुरुजी जब P इक्वल टू हम वी आई लिख रहे हैं और यहाँ पे जो विभवांतर है इसका यूनिट वोल्ट होता है और यहाँ पे जो I है इसका यूनिट एम्पियर होता है, तो मेरे मित्र ये वोल्ट इंटू एम्पियर किसके लिए है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के लिए है। तो विद्युत शक्ति का अन्य मात्रक क्या होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। क्या होता है अन्य मात्रक, यहाँ पे मैं अगर नोट करके लिखना चाहूं, यहाँ पे अगर मैं नोट करके लिखना चाहूं तो आप सभी इस चीज को लिख लेंगे कि विद्युत शक्ति का यानी कि P का अन्य मात्रक, P का अन्य मात्रक किसके अलावे, वोल्ट के अलावे, तो आप सभी कहेंगे वोल्ट गुना एम्पियर, यानी कि वोल्ट एम्पियर क्या होगा, तो सर विद्युत शक्ति का अन्य मात्रक होगा। काहे, तो सर जी यहाँ पे जो विभवांतर है उसके लिए हम लोग वोल्ट लिखेंगे और आई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे सर, एम्पियर लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से विद्युत शक्ति आपका पूरी तरह से रिकॉल हो गया होगा। नेक्स्ट आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर हम लोग विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो हम लोग अगर विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चूंकि हम लोग P इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, तो सर विद्युत ऊर्जा में व्यय की दर को शक्ति कहते हैं, तो P इक्वल टू ET लिख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे E इक्वल टू क्या कह सकते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे E इक्वल टू PT कह सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे विद्युत ऊर्जा E इक्वल टू PT लिखें तो कोई दिक्कत आपको, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। बस मेरे मित्र आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे, विद्युत ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि विद्युत ऊर्जा E इक्वल टू PT तो होगा ही होगा, लेकिन अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि इसका यूनिट हम लोग किलोवाट आवर के रूप में लेते हैं। अब मेरे मित्र आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि जो विद्युतीय ऊर्जा होती है इसका निर्धारण BOT के द्वारा किया जाता है, यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के द्वारा किया जाता है, और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के अनुसार जो विद्युत ऊर्जा आपके द्वारा घरों में जो विद्युत ऊर्जा खर्च की जाती है वो यूनिट के रूप में दर्शाया जाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि सर एक यूनिट किसके बराबर होता है, एक यूनिट जो है 1 kWh के बराबर होता है, यानी कि किलोवाट आवर के बराबर होता है। ठीक है, एक यूनिट कितना के बराबर होगा, तो सर 1 kWh के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपने घर में 1 यूनिट बिजली उठा रहे हैं, तो आप बेसिकली कितना विद्युत ऊर्जा खपत कर रहे हैं, सर 1 kWh विद्युत ऊर्जा हम लोग खपत कर रहे हैं। और मेरे मित्र आप लोगों ने कई बार पढ़ा है कि ये जो 1 kWh है इसमें कितना जूल होता है, तो आप सभी याद रखेंगे 3.6 × 10⁶ जूल होता है। मतलब साफ है कि सर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने घर में 1 यूनिट बिजली खपत कर रहे हैं तो वो बिजली जो हमारा जूल में खपत होगी वो कितना होगा, 3.6 × 10⁶ जूल होगा।
मतलब क्या हुआ कि अगर एक यूनिट आपका कितना के बराबर है, 1 kWh के, तो जाहिर सी बात है कि 1 kWh में 3.6 इंटू 10⁶ जूल ऊर्जा होती है। तो आप कहेंगे सर एक यूनिट में इतना ऊर्जा हमारा क्या होगा, सर जूल में खपत होगा। अब बड़े मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, कभी कभी आपके एग्जाम में सवाल पूछ देता है कि यूनिट की संख्या निकालें, यानी कि यूनिट की संख्या क्या होगी। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जब भी क्वेश्चन में यूनिट की संख्या निकालने के लिए पूछा जाए तो आप ध्यान देंगे कि जितने वाट का आपका अप्लायंसेस लगा होगा वो वाट, वो अप्लायंसेस जितने दिन तक चल रहा है वो दिन, और प्रत्येक दिन जितना घंटा चल रहा है वो दिन, वो घंटा, तीनों को गुना कर देंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे, यूनिट की संख्या मिल जाएगी। यानी कि यूनिट की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर वाट इंटू क्या होगा, आवर इंटू क्या हो जाएगा, सर जी डे हो जाएगा। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो सर यूनिट की संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब आप यूनिट की संख्या निकाल लेंगे तो आपसे यह भी क्वेश्चन करा जा सकता है कि एक यूनिट जो है वो 7 रुपए के दर से लिया जा रहा है, यानी कि विद्युत ऊर्जा जो है वो एक यूनिट 7 रुपया का दिया जा रहा है। तो आपका अगर ये क्वेश्चन करा जाए कि कोई 60 वाट का बल्ब है, ठीक है, कोई क्या है सर 60 वाट का बल्ब है जो प्रत्येक दिन 2 घंटा चलता है, तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि 30 दिन में 7 रुपया के हिसाब से कितना बिजली बिल आएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले तो हम यूनिट निकाल लेंगे, और 7 रुपया पर यूनिट है, ₹7 पर यूनिट है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर अगर हम टोटल यूनिट निकालेंगे तो 60 गुना 2 गुना 30 बटा क्या हो जाएगा हमारा, आप कहिएगा सर 1000, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, क्या कहोगे कि सर 6 दूना 12, 12 तिया 36 बटा 10, ये हो जाएगा हमारा 3.6 यूनिट। ये हमारा कितना हो जाएगा 3.6 यूनिट, यानी कि कोई 60 वाट का बल्ब प्रत्येक दिन 2 घंटा जले तो 30 दिन में सर वो कितना यूनिट बिजली खपत करेगा, सर 3.6 यूनिट बिजली खपत करेगा। और हम सभी यहां पे क्या कहेंगे कि सर 7 रुपए के हिसाब से जो टोटल हमारा बिजली बिल आ जाएगा, 7 रुपए के हिसाब से जो हमारा टोटल बिजली बिल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 3.6 इंटू 7, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके सामने आ गया है। अब आपको क्या जरूरत है, तो सर इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने की, जिसकी चर्चा हम लोग इसके अगले क्लास में करेंगे। बिल्कुल आप सभी जो सोच रहे हैं, जो मैंने आपको कल बताया है कि जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो यूथ पब्लिकेशन बुक से ही संबंधित क्वेश्चन होंगे। जैसे टॉपिक वाइज दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रत्येक चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। तो आज आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो भी फॉर्मूला था, यानी कि इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो सभी आपके पास चला गया है। और आप सभी क्रम से सभी वीडियो को देख लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। और साथ ही जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इससे संबंधित अब, तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।